नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर मैं जो लाइब्रेरियन है उसकी क्लासें उपलब्ध करवाता हूँ। तो जो कोई भी आपका दोस्त राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो या बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो या कोई अदर स्टेट लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो तो मेरे इस YouTube चैनल से तैयारी कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड है उसके सिलेबस के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे ये जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो नोटिफिकेशन आया था 2024 के, उसके अनुसार हम बात करेंगे। ठीक है, जो 2024 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसका जो नोटिफिकेशन आया था 2024 के अंदर, उसी की हम बात करेंगे उसके अनुसार, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी आयु सीमा क्या है। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं, जो जनरल वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए तो जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष। ठीक है, और उस वक्त ये जो गणना की गई थी कि 18 वर्ष 30 वर्ष से होनी चाहिए, तो वो थी 1 जनवरी 2026 के अनुसार। और जो जनरल वाले अभ्यर्थी हैं उनकी जो मैक्सिमम एज है होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 40 वर्ष से अधिक है तो वो अभ्यर्थी जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। तो मिनिमम तो कितनी होगी, 18 वर्ष, और मैक्सिमम कितनी होगी, 40 वर्ष। ठीक है, इनमें कुछ जो महिलाएं हैं, कुछ SC ST कैंडिडेट हैं, उनको जो रिजर्वेशन मिलता है उनके अनुसार हम देखते हैं भी यहाँ पर जो SC छात्र हो गए, जो ST छात्र हो गए, या OBC हो गए, या अति पिछड़ा वर्ग हो गए, EWS छात्र हो गए, इन सभी के छात्र, और जो ये मूल निवासी कहाँ के होने चाहिए, ये राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, उन्हीं के लिए ये लागू होता है ये रिजर्वेशन। तो जो SC ST OBC EWS है, इन सभी छात्रों को 5 वर्ष का रिजर्वेशन मिलता है। यानी अगर जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी मैक्सिमम एज कितनी है, 40 वर्ष। ठीक है, तो उसमें 5 वर्ष का रिजर्वेशन मिलेगा SC ST OBC EWS को। तो उनकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष। यानी जो 45 वर्ष तक के जो छात्र हैं वो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और जो सामान्य वर्ग की यानी जो जनरल वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष का छूट रिजर्वेशन मिलेगा। तो जो उनकी भी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 45 वर्ष मैक्सिमम एज हो सकती है जनरल वर्ग की महिलाओं के लिए। ठीक है, आगे हैं जो SC ST EWS OBC, ये सभी महिलाएं हैं। ठीक है, इन सभी महिलाओं के जो इन सब वर्ग की जो महिलाएं हैं उन सभी को 10 वर्ष का रिजर्वेशन दिया गया है। यानी जो SC हो गए, ST हो गए, EWS हो गए, OBC हो गए, इन सब वर्ग की महिलाएं हैं, और जो राजस्थान की मूल निवासी हैं उनको 10 वर्ष तक का रिजर्वेशन दिया गया है। मान लो अगर जनरल है उनकी मैक्सिमम एज है 40 वर्ष, तो उनको जो SC ST OBC और EWS की जो महिला वर्ग की अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष का रिजर्वेशन दिया गया है। तो यानी वो 50 वर्ष की जो महिला अभ्यर्थी हैं वो पेपर दे सकती हैं राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का। ठीक है, तो जो जनरल वाले बच्चे हो गए वो तो 40 वर्ष मैक्सिमम एज है। जो SC ST OBC हैं पुरुष अभ्यर्थी उनकी है 45 वर्ष, और जो जनरल वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी हैं 45 वर्ष उनकी भी, और जो SC ST OBC हैं उनकी जो महिला वर्ग हैं अभ्यर्थी हैं उनकी कितनी एज है, मैक्सिमम एज 50 वर्ष। ठीक है, ये था जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 के अंदर, उसके अनुसार ये एज है। ठीक है, अब हम जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड है उसकी पात्रता देखते हैं, उसकी योग्यता देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता कितनी है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी 12th होनी चाहिए, और उसके साथ या तो CLIS, ठीक है, जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो होनी चाहिए, या फिर आपके पास DLIS यानी जो डिप्लोमा कोर्स होता है लाइब्रेरी साइंस के अंदर वो हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके पास BLIS यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस जो होता है वो हो सकता है। तो 12th के बाद यदि आपने CLIS कर रखी हो या DLIS कर रखी हो या BLIS कर रखी हो तो आप इसका राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। या फिर आपने BA के बाद जो DLIS कर रखी है या BLIS कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपने जो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उससे की होनी चाहिए, तभी आपको इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल सकता है। ठीक है, और आपको जो देवनागरी लिपि है हिंदी, उसकी जो जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको ना। आगे है, इस भर्ती हेतु निर्धारित
शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो मान लो अभी अपीयरिंग में हैं, मतलब उनका जो डिप्लोमा या जो भी कोर्स कर रहे हैं वो BLIS कर रहे हैं, CLIS कर रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हुआ है और उन्होंने राजस्थान 11th थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम जो फॉर्म था वो भर दिया है, परंतु ये कह रहा है कि जो उनका जो रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। वरना अगर एग्ज़ाम जो आपका रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम के बाद आता है तो आप इस राजस्थान 11th थर्ड ग्रेड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी आपको अपात्र माना जाएगा एग्ज़ाम के लिए। आप अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया है तब भी आपको वो नौकरी नहीं मिलेगी अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम की डेट से बाद में आता है। तो अगर पहले आता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे देखते हैं इसके वेतन के बारे में। राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन मान के अनुसार राजस्थान 11th थर्ड ग्रेड के पद हेतु पे मैट्रिक लेवल 10 दे है, यानी जो मैट्रिक लेवल है वो कितना होगा 10, ठीक है। ये दे होगा आपको 7वें वेतनमान के अनुसार, यानी आपकी जो 45 से 50 हज़ार के लगभग आपकी जो सैलरी होगी वो बनेगी। इसमें जो प्रोविज़न पीरियड होता है 2 साल का, उसमें आपको कम से कम जो 22-23 हज़ार है वो मिलते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये सबसे अच्छी जॉब है लाइब्रेरी की, क्योंकि इसमें आराम भी होता है और सैलरी भी अच्छी होती है। तो लमसम जितने भी मैंने देखे हैं वो सारे ये चाहते हैं कि मैं राजस्थान लाइब्रेरी का एग्ज़ाम दूं और मैं लाइब्रेरी बन जाऊं। राजस्थान ही नहीं, अदर स्टेट में या जितने भी हैं जो लाइब्रेरी की पोस्ट होती हैं वो सब बनना चाहते हैं लाइब्रेरी, क्योंकि इसमें आराम भी होता है और सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें न तो आपको पढ़ाना पड़ता है और न कुछ अदर चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो नॉर्मल से काम होता है वो आपको करना पड़ता है लाइब्रेरी के अंदर। आगे देखते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं जो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड है उसके पैटर्न के बारे में, यानी परीक्षा स्कीम के बारे में, और जो इसका सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर जो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड है इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है जो जीके, जिसके अंदर जीके आती है, जो जीके वाला पोर्शन होता है वो आता है इसके अंदर, और एक पेपर होता है जिसके अंदर जो लाइब्रेरी साइंस का पोर्शन होता है वो आता है। और दोनों पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें भी 100 और इसमें भी 100, और दोनों 200 मार्क्स के होते हैं। तो दोनों मिलाकर कितने मार्क्स हो गए, ये दोनों मिलाकर 400 मार्क्स के टोटल पेपर होता है। इनमें से आपको जो कट ऑफ जाती है फिर वो अलग जाती है ना। तो टोटल दोनों के मिलाकर कितने मार्क्स का पेपर होगा आपका, 400 मार्क्स का पेपर होगा, और दोनों अलग अलग कितने होंगे, 200 मार्क्स के ये पेपर होंगे, और दोनों में कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी एक जो क्वेश्चन है आपका वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी 400 मार्क्स, और 2 पेपर होंगे, और बोथ पेपर शेल बी 200 ईच, मतलब 200 मार्क्स का एक पेपर होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, जो जनरल जीके को होता है नहीं हमारा, इसकी बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, यानी जो पेपर है इसमें कितने मार्क्स का होगा, ये 200 मार्क्स का पेपर होगा, और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन है आपका 2 आवर, यानी 2 घंटे आपको मिलेंगे एक पेपर के लिए, ठीक है। और द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे मल्टीपल चॉइस के, यानी जो एक क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आजकल 5 ऑप्शन हो गए हैं, तो 5 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक क्वेश्चन जो एक आंसर है वो राइट करना है, ठीक है। आगे है नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल, ठीक है। जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर की जाएगी, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपकी 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। आगे बात करते हैं हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 40%, ठीक है। अगर आप जनरल
वर्ग से आते हैं, यानी जो जनरल वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए कितनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, 40% मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। अगर आप 40% मार्क्स से कम लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये दोनों पेपर के लिए हैं, आपको दोनों पेपर में 40% तो मार्क्स लाने ही होंगे, मिलाकर नहीं, इसमें 40% और इसमें 40% लाने होंगे आपको। ठीक है, अगर आपके एक पेपर में भी 40% नहीं आते, मान लो 36 ही आते हैं या 37 आते हैं, तब भी आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जनरल वर्ग के छात्र हैं ये, है ना। और जो जिनको रिजर्वेशन कैटेगरी है, जैसे SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए और EWS हो गए, इन सबों को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपके लिए कितनी परसेंट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, 35% आपको लाने पड़ेंगे एग्ज़ाम के अंदर, दोनों पेपर के अंदर। ठीक है, अब हम जो इसका सिलेबस है जो पेपर 1 का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगी ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी जो हिस्ट्री है वो भी आएगी आपके, जो ज्योग्राफी है वो भी आएगी, जो कल्चर है वो भी आएगी, और जो आपकी पॉलिटिकल, यहाँ पे दे नहीं रखा पॉलिटिकल, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है उससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो आपका जो राजस्थान का जो पूरा जीके तो आपका राजस्थान का हो ही गया, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दे रखा है, तो आपको सिर्फ हिस्ट्री दे रखा है। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो RSSB बोर्ड है वो तो आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जो टॉपिक दे रखा है उनसे तो कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटिकल पढ़नी है और कल्चर पढ़ना है। ठीक है, ये सब राजस्थान के बारे में पढ़ना है आपको ना। नेक्स्ट है करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान की करंट चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़नी है। फिर है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जो वर्ल्ड है उसके अंदर तो आपको जो ज्योग्राफी है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री से जो RSSB बोर्ड है वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, ज़्यादातर तो वो जो ज्योग्राफी है उसी से आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और जो इंडिया है इसमें आपको ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें पॉलिटिकल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी जो इंडिया लेवल में से आपको ज्योग्राफी और जो पॉलिटिकल साइंस है इससे आपको पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। हिस्ट्री से तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी आपकी किस्मत है वो पूछ ले तो, वरना हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके 4 पॉइंट हो गए, एक तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, और करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये आपको 4 टॉपिक तो आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, जिसके अंदर जो आपका लाइब्रेरी साइंस का पोर्शन होता है वो आता है। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 200 मार्क्स, यानी जो पेपर है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 आवर का, यानी जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए 2 घंटे और जो सेकंड पेपर है उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी टोटल आपको 4 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और उन दोनों पेपर के बीच में आपको 1 घंटे का आपको रेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है द पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे वो भी मल्टीपल चॉइस के, है ना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी एक क्वेश्चन गलत है आपका तो 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें भी वही बात की गई है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल वालों के लिए तो वो तो 40% है, और जो रिलैक्सेशन दे रखा है वो 5% का, यानी जो SC ST OBC हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी उनको 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे दोनों एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि पेपर फर्स्ट के अंदर तो मैं 50% लिया था और जो पेपर सेकंड है उसके अंदर मैं 30% लिया था तो भी मेरा काम नहीं, आपको दोनों पेपर के अंदर अलग अलग मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाने पड़ेंगे। अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, जो पेपर जो हमारा लाइब्रेरी साइंस का पोर्शन है इसमें से क्या क्या पूछे जाएंगे आपके वो देख लेते हैं। तो जो हमारी इसके अंदर 4 यूनिट दे रखी हैं, पहली यूनिट है
जो यूनिट फर्स्ट है वो है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान जगत। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है हमें, और उसकी एट्रीब्यूट्स यानी उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। फिर है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी जो विषय निर्माण की विधियां हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो विषय हैं उसके अलग अलग प्रकार हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई बेसिक सब्जेक्ट है, कोई कंपाउंड सब्जेक्ट है, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो अलग अलग जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उनकी मैपिंग कैसे की जाती है वो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में से यही आएगा, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के अंदर ये पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट यूनिट है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ये कैटलॉगिंग से संबंधित है, ठीक है, कैटलॉगिंग से संबंधित है ना, ध्यान रखना आप। इसके अंदर पूछा जाएगा कैटलॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड, सबसे पहले तो कैटलॉग पर्पस एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कैटलॉगिंग के बारे में आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। फिर है टाइप्स, फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपेक फाइलिंग रूल्स, यानी जो फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉगिंग है उनके बारे में भी आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दोनों टाइप पढ़ने पड़ेंगे, फिजिकल फॉर्म और इनर फॉर्म, दोनों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, और ओपेक के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, यानी जो प्रिंसिपल सिद्धांत हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हमें दे रखे हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, मतलब जब आप कैटलॉगिंग का कार्य करते हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल कार्य काम में आते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, मतलब जो करंट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं कैटलॉगिंग के उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे मार्क हो गया, ठीक है, मार्क के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे RDA के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, CCF के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, और भी जितने करंट ट्रेंड्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग, इनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो भी स्टैंडर्ड कोड है उनके बारे में, जो भी पुराने हिस्ट्री जो भी इसकी है ना उनके बारे में, जो सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, और वर्तमान में कौन से चल रहे हैं, जो ASR 2 है, जो भी पुराने थे उन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है थर्ड यूनिट, उसके अंदर क्या क्या है वो है मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर क्या क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो भी थ्योरी है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के ऊपर उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन, जो भी सिद्धांत हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के उन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर है स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी जितनी भी प्रजातियाँ हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा यूनिट थर्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर, CC, DDC एंड UDC, यानी जो भी स्टैंडर्ड स्कीम्स है हमारी, जैसे कॉलोनी क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है, एक डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन होगी, UDC होगी, इन सब के बारे में तो आपको पूरी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जो भी इसके कॉलोनी क्लासिफिकेशन है, इसके 7 एडिशन है, उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो भी इसके इंडेक्स हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे DDC हैं, इसकी टोटल 23 एडिशन है, उन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इनकी जो टेबल है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो UDC है इसकी भी जो टेबल है, इसकी जो 7 एडिशन है उन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इन सब के अलावा जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो छोटी मोटी जितनी भी क्लासिफिकेशन स्कीम है उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है नोटेशन, इसकी नीड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नोटेशन की यानी अंकन क्या होता है, ये नोटेशन यानी अंकन, अंकन की नीड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी इसके जो डेवलपमेंट कैसे हुआ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसकी डिज़ाइन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न इंडेक्स, यानी जो
वर्तमान जो इंडेक्स हैं इन सब के बारे में, जो अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम है उनके अलग अलग इंडेक्स हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो वर्तमान में क्लासिफिकेशन के अंदर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो चौथी यूनिट है वो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर है प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, तो जो सिद्धांत हैं सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के उन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर्स, यानी जो विषय शीर्षक सूचियाँ हैं उन सब के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जैसे CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग होगी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट हेडिंग होगी, वो सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो 4 यूनिट थी, ये 4 यूनिट हैं आपकी जो राजस्थान 11 थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा इसके अंदर आती हैं। फिर भी जो राजस्थान जो RSSB बोर्ड है ये क्या है, जो आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आप ये ध्यान रखना। इसके अलावा भी कुछ जो एक्स्ट्रा होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी मैंने आपको जो राजस्थान 11 की जो पूरी जो सिलेबस है वो मैंने आपको करा दिया है। इनमें से जो हमारा बस एक टॉपिक बाकी है इंडेक्सिंग, वो बाकी पढ़ना बाकी सब हमने करा दिया है। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इन आज की इस क्लास के बारे में, क्लास के अंदर जो मैंने राजस्थान 11 की जो योग्यताएं थी उसके बारे में बता दिया, उसकी जो एज लिमिट है वो बता दी मैंने आपको, जो इसका सिलेबस है उस सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ये सारी बातें हमने जो राजस्थान 11 थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 के अंदर, उसके नोटिफिकेशन के अनुसार मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो अभी ध्यान रखना, अगर जो राजस्थान 11 का जो नया अभी जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम आएगा उसका भी जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार भी मैं आपको, जब वो आएगा तो उसके अनुसार मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।